बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। इतलात यह है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के दरमियान हुकूमत को गिराने पर इत्तफाक राय हो गया। दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी को इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। अपोजिशन की रहनुमा कमेटी जो फैसला करेगी उनकी जमात इन फैसलों पर अमल करने की पाबंद होगी। कराची में शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से बात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके हवाले से अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का दावा यह है कि नवाज शरीफ और ज़रदारी के टेलीफोनिक राब्ते से पीपल्स पार्टी को इस बात की तसल्ली हो गई है कि शहबाज शरीफ जो कुछ भी कर रहे हैं वो नवाज शरीफ की हिदायत पर ही अमल कर रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन की दीगर जमातों को या पीपल्स पार्टी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो लगता यूं है कि अपोजिशन मिड टर्म इंतखाबात पर फोकस कर रही है, जिसके लिए हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी को जवाज बनाने का फैसला किया गया है। बाज तजिया निगारों का ख्याल ये है कि अगर अपोजिशन ने हुकूमत को मौका दिया तो अपोजिशन पर कम हिम्मती और बुज़दिली का ठप्पा लग जाएगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तासुर भी बढ़ रहा है कि अपोजिशन बिल्कुल ठुस हो गई है, यानी हुकूमत नहीं गिरा सकती। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह अपोजिशन में 2 बड़ी जमातों का यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक साथ होना अपोजिशन के लिए सहूलत की बजाय लायबिलिटी बन गया है और अपोजिशन इस बोझ को संभाल नहीं पा रही, क्योंकि दोनों जमातें माजी में एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ कह चुकी और कर चुकी है। इलेक्शन से सिर्फ 6 माह पहले तक पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी। माल रोड लाहौर के जलसे में दोनों जमातें तारुल कादरी के दाएं और बाएं खड़ी थी। सेनेट के इलेक्शन जब हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने जो रोल अदा किया वो भी सबको याद है और बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत के खात्मे में पीपल्स पार्टी ने जो किरदार अदा किया उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी काफी रिजर्वेशन पाई जाती थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात आइडियल होने के नशे में थी और मुस्लिम लीग नून का सफाया करने में पेश थी। लेकिन इसके बाद जब ये पता चला कि पीपल्स पार्टी को केक में से हिस्सा नहीं मिलेगा और पीपल्स पार्टी खेल से बाहर हो गई, तो वो भी उसी बेंच पर बैठ गई थी जिस पर मुस्लिम लीग नून बैठी थी। आज दोनों जमातें साथ साथ जरूर बैठी हैं और दोनों का मुश्तरका दुश्मन या मुश्तरका हदफ या हरीफ एक ही है। दोनों जमातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बहुत कोशिश कर रही हैं और इसमें मसरूफ अमल है। दोनों जमातें इस वक्त एक ही कश्ती में सवार हैं और बेशक दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस भी हों, लेकिन दोनों हुकूमत गिराने में कितनी संजीदा है इस पर हनूज सवालिया निशान है। क्योंकि राय आमा इस वक्त हुकूमत के हक में नहीं है, तो अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उस राय आमा को अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन मसला टाइमिंग का है कि वो कौन सा मौका हो कि अपोजिशन बाहर निकले और कामयाबी हासिल करे। और सबसे अहम बात नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से और कहने वाले ये कहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में जब तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे इस बात का कतई तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने के मूड में है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अल जज़ीरा टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें खान साहब ने बड़ी अहम बातें की है। चाइना के साथ CPEC का मामला और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया खान साहब ने। लेकिन खान साहब ने मीडिया के हवाले से उठने वाले सवालात का जो जवाब दिया, पहले आपको दिखाते हैं कि खान साहब ने क्या कहा, फिर उस पर तबसरे का हक रखते हैं। वॉच दिस। Hashim, what is the evidence? Can you just tell me how we are curtailing the freedom of speech? I'll tell you. International human rights organizations, as well as local organizations, are talking about a trend where journalists, activists, critics have been intimidated, silenced, kidnapped, to the point where they are saying that Pakistan has one of the worst records in the world for enforced disappearances. In my 2 years in power, tell me how many journalists have been kidnapped in Pakistan? People talked
are talking about cases of people intimidated. Hashim, let me answer this. Let me answer. If all I want any independent institution to just in these 2 years in Pakistan do an assessment of freedom of speech as in the papers or as on media, I can tell you that in my country's history, no government has taken such criticism. Criticism I don't mind, but blatant propaganda against a government like it has happened against us. So do you think these accusations are politically motivated? Hashim, let me explain. I spent almost 20 years of my life in England. I know what freedom of speech is. In England, some of the things that have come up in the media against me and my government ministers, had that happened in England, we would have claimed millions of dollars of damages. Unfortunately, it's us, the government and the ministers, who feel unprotected. It's not the media. There is not one instance. Maybe some journalist claimed, we don't even know what the reason was. He was picked up for a few hours. In these 2 years, it's unheard of. What do they call intimidation? हाँ, सब कहते हैं कि उनके दौर में मीडिया को बड़ी आजादी है, कोई सहाफी अगवा नहीं हुआ, किसी को हुकूमत ने नौकरी से नहीं निकलवाया, और अब सबसे अहम बात, जो कुछ उनकी हुकूमत के खिलाफ बोला जाता है, अगर ये सब कुछ बरतानिया में होता, जहां हाँ सब 28 साल रहे हैं, तो इसका भारी हर्जाना या भारी कीमत अदा करना पड़ती। अब खास सब हमारे वजीर आज़म है, लायक एहतराम है, लेकिन या तो हम इस मुल्क में नहीं रहते या फिर वो किसी और मुल्क के वजीर आज़म है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का मालिक मीर शकील उर रहमान, कोई बता सकता है कि वो क्यों अंदर है, और क्या ये किसी को बताने की जरूरत है? दर्जनों एंकर का रोजगार इसलिए खत्म कर दिया गया कि वो हुकूमत पर तनकीद करते थे, अब वो बेचारे यूट्यूब पर बैठ के प्रोग्राम करते हैं। वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि कोई सहाफ़ी अगवा नहीं हुआ। मोतीउल्लाह जान का वाक़या तो चंद हफ्ते पहले का है। पूरी दुनिया पाकिस्तान में राय आमा की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त के लिए फिक्रमंद नजर आती है। तो अगर झूठ बोलने और इल्ज़ाम लगाने पर पाकिस्तान में हर्जाने का रवाज होता, तो शायद सबसे ज्यादा हर्जाना खुद खान साहब को अदा करना पड़ता। खान साहब का हुकूमत पर सबसे ज्यादा इल्जाम तो खान साहब ने लगाए गए थे, लेकिन इसमें से सच कितने निकले हैं? अब मैं क्लिप दिखाकर किसी को मजीद एम्बेरस नहीं करना चाहता। इसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म ये फरमा रहे हैं कि दुनिया झूठ बोलती है, तो फिर हमें वज़ीर आज़म की बात पर ही यकीन करना होगा, क्योंकि हमने तो यही रहना है। अल जज़ीरा वालों का क्या जाना है? यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और कामरान शायद तजिया दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप उनका वायरल हुआ है, जिसमें ये कहते पाए जा रहे हैं कि, बल्कि दावा करते पाए जा रहे हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, बल्कि अगले 5 साल के लिए भी वो खान साहब को वज़ीर आज़म देखते हैं। देखते हैं कामरान शायद क्यों कह रहे हैं और उनका तजिया क्या है। दावा करने में जो है या बात बढ़ चढ़ के करने में कोई किसी को कोई कदगद नहीं है, लेकिन कई दावे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर दूसरा बंदा जो है वो हंसने के सिवा कोई चारा नहीं होता। कल के प्रोग्राम में मैं बहुत हंसा, और आज जो है वो एहसन इकबाल साहब के बयानात पे जो है हंस हंस के, बल्कि मैं क्या बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे वो लोटफोट होने में मजबूर हो गए होंगे। वो जो बयान दे रहे हैं कि आईनी तौर पर इस हुकूमत को गिराएंगे, ये बयान सेल्फ डिफीटेड है, ये बयान इटसेल्फ कंटेंट के बगैर है। ये बयान देने वालों को दिल और दिमाग दोनों को पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, और इसकी वजह ये नहीं है कि वो आईनी तौर पे हुकूमत गिरा नहीं सकते। पहली बात तो वो आईनी तौर पे हुकूमत गिरा नहीं सकते, तो नंबर्स उनके पास नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हंसने की बात इसलिए थी इनके बयानात पे कि अगर इनके पास 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए ऑपोजिशन के पास, ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का बाल बेका नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट तो रहेगी अगले 3 साल तक, और उसके बाद भी यहां तक मैं देख रहा हूं दूर दूर तक अगले 5 साल भी ये गवर्नमेंट रहेगी। तहरीक इंसाफ के मुतालिक मैं पहले मुबारकबाद दे चुका हूं कि इमरान खान साहब जो है वो चांद चढ़ाएं या चांद उतारें, उनकी गवर्नमेंट ये 3 साल भी पक्की है, और जिस तरह का मैं मंजरनामा देख रहा हूं तो अगले 5 साल जो अगला इलेक्शन है वो जीत सकते हैं और हुकूमत कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह करे हुकूमत ऐसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे
कि अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे, गवर्नेंस की ऐसी मिसालें कायम करे कि उसकी पहले कोई मिसाल ना हो। हाँ साहब अपने तमाम वादे पूरे कर दें और उनको कोई यू टर्न कहने की हिम्मत ना कर सके, तो मुल्क में कोई बेरोजगार ना रहे, सरमायाकार को यह खौफ ना रहे कि रिश्वत देने या फाइल को पहिए लगाए बगैर उसका कोई काम नहीं होगा, ज़राए आमदन इतने हों कि महंगाई बिल्कुल महंगाई ना लगे, निसाब को एक करने का वादा पूरा हो जाए, करोड़ नौकरियां 50 लाख घर बन जाएं और जहांगीरी तरीन समेत चीनी में करप्शन करने वाले सारे अंदर हो जाएं। अस्पतालों में अद्वियात बेशक मुफ्त ना मिले मगर अवेलेबल जरूर हों, तो फिर कौन कमबख्त ये चाहेगा कि ऐसे हुक्मरान को 5 साल बाद हटा दिया जाए, फिर 5 या 10 साल तो छोड़े, हाँ साहब को ताहयात इक़्तिदार में रहना चाहिए। अगर ये सारे काम ना भी हों, फर्ज कर ले हाइपोथेटिकली कि जो मैंने बातें की हैं, अगर ये भी ना हो सके और ना होने की कोई उम्मीद भी ना हो और इसके बावजूद ये तासर दिया जा रहा हो कि खान साहब को किसी मंसूबे के तहत इक़्तिदार में लाया गया है कि वो अगली मुद्दत के लिए भी वज़ीर आज़म होंगे, तो ये तासर देने वाले दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं इसका तर्जमा करूं कि शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि खान साहब की जो इक़्तिदार की मुद्दत है उसका ताल्लुक कारकर्दगी से नहीं है बल्कि चॉइस से है। इसका फैसला रायामा ने नहीं करना बल्कि ख्वास की ख्वाहिश से है, जिन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि परफॉर्मेंस जीरो है या अवाम पिस रहे हैं, गर्ज उस बात से है कि जिन्हें मुस्तरद कर चुके हैं उन्हें दोबारा इक़्तिदार में नहीं लाना। इसी से मिलती जुलती बात कुछ हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, उनका एंगल देखते हैं कि वो किस नुक्ता नजर से ये बात कर रहे हैं रिपोर्टर्स। पहली बात यह है कि नून लीग ये समझती है कि 2 साल में पीटीआई जो है इसने अपनी कारकर्दगी के पेश नज़र बावजूद वो इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं हुआ, और पंजाब चूंकि बड़ा सूबा है और यहाँ नून लीग वेल इंटेंड है, वो समझते हैं कि अगले 6 महीने साल के अंदर इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई अपना ये नुकसान कवर करने की पोजीशन में नहीं है और नून उसको वापस पावर में गेन हो सकती है, ताकत में आ सकती है। पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी किस्म के इलेक्शन जो है उनको कोई फायदा नहीं देंगे, बल्कि सिंध के अंदर जो सूरत हाल पैदा है वो सिंध में कर सकते हैं। बिल्कुल। लिहाजा एक तो दोनों का मीटिंग पॉइंट नहीं है। तीसरा ये बड़ी अहम बात है कि नून ये समझती है कि जितना भी पीटीआई के अंदर गंदे अंडों ने और गलत पॉलिसियों ने नुकसान करना था पीटीआई का, वो अब लो स्टेप पर चली गई है। इट कैन नॉट गो फर्दर। क्यों? इमरान खान ने यह फैसला कर लिया कि मेरे हों या बगाने हों, मैंने किसी चोर कच्चे चक्के को करप्ट को नहीं छोड़ना, और उसके नतीजे में उनका ग्राफ ऊपर जाना है और प्रो पॉलिसीज लेके वो आने वाले हैं और आपको अगले 1 महीने में इसके रिजल्ट नजर आ जाएंगे। लिहाजा वो कहते हैं कि इनको अगर अभी पकड़ लें तो पकड़ लें, बाद में ये अगली टर्म भी पीटीआई ले जाएगी। ये दोनों के दरमियान बहुत बड़ा यानी सोच का इख्तलाफ है। देखिए अभी तो ये नहीं मालूम कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, और अगर करेगी तो उसकी बुनियाद क्या होगी। कारकर्दगी को देखे तो 5 साल पूरे होते नजर नहीं आते, लेकिन खुशगुमानों को ये खुशगुमानी है कि इतनी अच्छी कारकर्दगी पर कहीं इससे भी अगले 5 साल ना मिल जाएं। तो अगर मौजूदा कारकर्दगी की बुनियाद पर हुक्मरान और उसके हमायती ये समझ रहे हैं कि अगली टर्म भी मिल जाएगी, तो इस हिसाब से तो फिर मीर जफरुल्लाह जमाली को या मोहम्मद खान जुर्जम मरहूम को लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए था। हौसला है उन लोगों को जो ना इस बात पर शर्मिंदा है कि 2 साल में क्या किया और ना इस बात पर परेशान है कि क्या हो रहा है। उल्टा हर महीने ट्रक की नई बत्ती जला दी जाती है कि बस आज से हालात ठीक हो रहे हैं, हो जाएगा, हो रहा है, होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब खान साहब ने फैसला कर लिया कि जितना गन डाल लिया था वो डलना था, डल चुका, अब कुछ ठीक होगा। तो सवाल ये है कि इन 2 सालों में जो बिलियन ऑफ रुपीस का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब ना डॉलर ने वापस आना है, ना कीमतें वापस होंगी। 2 साल में जो लोग बेरोजगारी के गिरदाब में फंस चुके हैं उनका क्या होगा? उनका जिम्मेदार कौन है? चोरों और करप्टों को 2 साल तक जो लूटमार की इजाजत दी गई है और किसी एक करप्ट को भी नहीं पकड़ा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी भरपाई कौन करेगा?
तो जो 2 साल में भी कुछ नहीं कर सके, अब भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, वो ये वाली मुद्दत पूरी कर लें तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और कराची में मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं की आपस में, और उस पर कुछ चीज़ें सामने आई जिनमें ये भी बात सामने आई कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाएगी। मुजीबुर शामी एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो जब जौहरी फर्क वाक़ हो गया तो जो हुकूमत है वो कानून के तहत कायम शुदा हुकूमत है। बिल्कुल। अब आपने जब उसको एक बार तस्लीम कर लिया, उससे सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए, आप वहां शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हो गए और इमरान खान साहब कायदे ऐवान हो गए। तो जब ये दोनों में ये तकसीम हो गई तो फिर आप उसके बाद ये नहीं कह सकते कि हम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। तो उसमें एक बड़ा जौहरी फर्क वाक़ हो गया। अब भी मौलाना जो हैं उनके स्टेक्स नहीं है असम्बलियों में, उनके पास चंद नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में। हाँ, उनके पास जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसमें हिज़्ब इख्तलाफ की क़यादत JUI के हाथ में है। सही है। तो अगर तहरीक चलाने की बात होती है, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे निकलने की बात होती है, आप हुकूमत से नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, तो पहला सवाल जो आपके सामने आ खड़ा होगा कि आपको असम्बलियों में हिस्सा है, बैठे रहना है, बिल्कुल या वहां इस्तीफे देने हैं। सही है। अब अगर आप असम्बलियों में बैठे रहेंगे और कहेंगे हम हुकूमत को नहीं मानते, तो फिर आपकी बात में वजन पैदा नहीं होगा। शामी साहब, शेख रशीद साहब, देखिए, मसला ये नहीं कि अपोजिशन को हुकूमत नहीं मानती, हुकूमत तो हुकूमत है और आईनी तकाजे पूरे करके हुकूमत में आई है। असल मसला उन वादों और दावों का है जो हुकूमत ने अवाम से कर रखे हैं, अब वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो असल मसला तो उन मसाइल का है जिन्हें ख़त्म करने का वादा किया गया था, लेकिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। असल मसला इस मुल्क की मईशत है जो बेहतर होने की बजाय वर्स्ट या बदतर होती जा रही है। फिर असल मसला आम आदमी का है जिसकी हालत बेहतर होना चाहिए थी, लेकिन वो ग्रेजुअली खराब होती जा रही है। तो अगर अपोजिशन हुकूमत को वादे और दावे याद नहीं दिलाएगी तो फिर कौन याद दिलाएगा? तो अपोजिशन अगर इस बुनियाद पर कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं, मिड टर्म इंतखाबात का तो मुतालबा कर सकती है, यह अपोजिशन का हक है। विजन हाउस चेंज भी अपोजिशन का राइट है और अपोजिशन को इस हवाले से अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर अपोजिशन हुकूमत को इलेक्शन में धांधली के इल्जाम में हटाने की बात करे तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कारकर्दगी के गवर्नर्स को मेरिट बनाकर पेश किया जाए तो ये तो आइन के या जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक है। ये जो असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात हो रही है, तो मेरे नजदीक असम्बलियों से इस्तीफे देने का मतलब ये होगा कि आईनी बहरान पैदा कर दिया जाए। ये आखिरी ऑप्शन हो सकता है। अगर इससे पहले दीगर ऑप्शन मौजूद है तो मेरे ख्याल में उनको इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। पहले कोरोना से तबाही हुई और अब अवाम सैलाब के रहम करम पर है। पूछना यह था कि अवाम घबराएं कि ना घबराएं। तब्दीली को सुनामी का नाम देकर इक़्तिदार में आने वालों ने पूरे मुल्क में सुनामी फैला दी। दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं तो अपनी चारपाई के नीचे से कुछ ना कुछ निकल आता है। अब कराची में बारिशों पर पिछले कई दिनों से सियासत हो रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ये बताता है कि 7 साल KPK में कायम हुकूमत इतना नहीं कर सकी कि हर साल आने वाले सैलाब से लोगों को बचा सके। माली नुकसान तो अलग बात है, ये जो जानी नुकसान हो रहा है उससे कौन बचाएगा? तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में बारिशों के हवाले से सवाल तो सब उठा रहे हैं और जी भर का सिंध हुकूमत की कमी, कोताही और जो गलतियां हैं वो सब हाईलाइट हो रही हैं और वफाक में लोग सर जोड़कर बैठे हैं कि किस तरह सिंध हुकूमत को बारिशों के हवाले से और कराची में कामों के हवाले से प्रेशराइज कर सके। लेकिन जिस सूबे में खुद हुक्मरान जमात की हुकूमत है वहां पर सैलाब ने 32 अफराद की जान ले ली है, 34 जख्मी हुए हैं। तूफानी बारिशें और सैलाबी ये यकीनी तौर पर आसमानी आफात है। दरिया, नदी नाले यहाँ तुगयानी आना ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा,
लेकिन पिछले 7 साल से जो हुकूमत वहां मौजूद है उसने सैलाब से बचाव के लिए पिछले 7 साल में क्या किया? अब फिर कल 2-3 रोज से बारिशों के बाद सैलाब है, दरिया नदी नाले भरे हुए हैं, फसलें तबाह हो गई, सड़कें और पुल सब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, मट्टी के तोदे गिर रहे हैं, छतें गिर गई है, पानी में बह जाने से और मुख्तलिफ हादसा में कई लोग जाबाक हो चुके हैं। ये सब कहा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी तो पूछना बनता है कि उन्होंने सैलाब से बचने के लिए क्या किया। जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि नौशहरा और चारसदा में जो दरियाओं के करीब आबादी है वो खाली करा ली गई है और PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में अब तक जो है वो 32 अफराद जाबाक हो चुके हैं, जबकि 34 जख्मी हैं। 110 घर जो है वो जुजवी और 13 घरों को नुकसान पहुंचा है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आपको जगह जगह पानी नजर आता है। सवात में और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही फैली हुई है। तो जो कराची में तबाही हुई है वो भी यकीनी तौर पर बारिशों से, आसमानी अफवाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खामियां थी वो हमें नजर आई हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उसमें भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों का अमल दखल है कि आपने सैलाबी पानी को कौन सा रास्ता दिया हुआ। हर साल सैलाब आता है, लोग मर जाते हैं और पिछले 7 साल से यही हो रहा है। तो आसमानी अफवाद पर अव्वल तो सियासत करनी नहीं चाहिए और क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए बात की है कि एक तरफ वफाक की हुकूमत या हुक्मरान जमात सिंध को इस हवाले से पूरा प्रेशराइज कर रही है कि कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी तो गुजारिश की जा सकती है कि जरा उधर भी तवज्जो दे और जो प्लान आप कराची के हवाले से बना रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बना लें। और अगर कराची को आपने आसमानी अफवाज से फ्यूचर में महफूज रखना है, वह नदी नाले साफ करने हैं, ड्रेन बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो खुदा के लिए जहां आपकी हुकूमत है वहां तो ये काम कर गुजरे। अगर वहां ये काम हो जाता है तो फिर हम भी कह सकेंगे जनाब देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ। अब पंजाब का शहर लाहौर या दीगर शहर यहाँ भी बारिशें होती है और यहाँ भी कुछ साल पहले यही मनाजर होते थे जो हमने सिंध में देखे, जो कराची में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे काम हो चुका है और अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो चुका है उस पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कानवासी का नाम भी ECL में डालने का हुक्म दे दिया गया। उनके खिलाफ नैब ने गैर कानूनी तकर्री का रेफरेंस दायर कर रखा था। नैब के मुताबिक शाह खान अब्बासी ने मुबैना तौर पर क़वाइद ज़ाबत की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शेख इमरान उल हक को पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO का MD तैनात कर दिया गया था। 2018 में नैब ने अदालत उस्मा में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि शवाहिद इस बात को जाहिर करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में साबिक MD शेख इमरान उल हक का तकर्रुर खिलाफ ज़ाब्ता और मेरिट के खिलाफ था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात के सबूत मौजूद है कि शेख इमरान उल हक के इनके साबिक आजर यानी एंग्रो कॉरपोरेशन के साथ एक LNG ठेके की वजह से PSO के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था यानी मफादात का तनाज़ा था। शेख इमरान उल हक ने याकूब सत्तार को PSO में मुलाजमत के 1 माह बाद उन्हें DMD यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर लगाकर उन्होंने भी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया था। और एक और आम खबर यह कि एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में वजारत खारजा को नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत मॉडल टाउन पुलिस के इंस्पेक्टर ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ अपनी मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। उनकी रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र ने मुलजम के बैरून मुल्क होने की तस्दीक की है। अदालत को बताया गया कि मुलजम 6 माह से बैरून मुल्क है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजम मियां नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। मुलजम मीर शकील के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके ट्रायल शुरू किया जाए। अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।